नमस्कार। आज हम 1993 की एक ऐसी हिंदी फिल्म की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि एक असल जिंदगी की घटना की वजह से ना इतिहास में दर्ज हो गई। कुली। हाँ जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस फिल्म की कहानी, इसके किरदारों और उस असाधारण मोड़ पर रोशनी डालते हैं जिसने फिल्म के अंत को ही बदल दिया। तो आज हम समझेंगे इस फिल्म के नाटकीय उतार चढ़ाव, इसके किरदारों के संघर्ष और जीत, और कैसे कैसे पर्दे के पीछे की एक घटना ने पर्दे की कहानी को एक नई दिशा दी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। हाँ, कुली उस दौर की मतलब 80s की एकदम क्लासिक मसाला फिल्म है। इसमें ड्रामा, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, पारिवारिक भावनाएं सब कुछ था, वो भी भरपूर मात्रा में। मनमोहन देसाई का स्टाइल था ये तो। बिल्कुल मनमोहन देसाई का वो जाना पहचाना अंदाज जहां मनोरंजन सबसे ऊपर होता था। और जैसा आपने कहा, इसकी खासियत सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वो असल जिंदगी का वाकया है जिसने इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं रहने दिया। हाँ, ये एक तरह की क्या कहते हैं सांस्कृतिक घटना बन गई। वो दौर ही ऐसा था जब सिनेमा और दर्शकों का रिश्ता बहुत गहरा था, काफी भावनात्मक। कहानी की शुरुआत अगर देखें तो असलम और सलमा की प्रेम कहानी से होती है। एक गरीब लेकिन खुशहाल मुस्लिम समुदाय है। हाँ। लेकिन उनकी खुशी को जैसे नजर लग जाती है जफर खान की। अमीर, ताकतवर और मतलब काफी बेरहम आदमी है वो। और जफर जो है वो सलमा को पाना चाहता है। हाँ, वो उस पे मोहित है। जब सलमा उसे ठुकराकर असलम से शादी कर लेती है तो जफर का ईगो, उसका अहंकार हाँ। बुरी तरह हर्ट होता है। बिल्कुल। वो बदला लेने की ठान लेता है और एक भयानक कदम उठाता है। गांव के पास जो बांध है उसके दरवाजे खुलवा देता है। सोचिए जरा। हाँ, जिससे जबरदस्त बाढ़ आती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। यहीं से मतलब किरदारों की जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है। एकदम। इस आपदा में पूरा परिवार बिखर जाता है। सलमा अपने पति असलम और छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। असलम का क्या होता है? असलम बुरी तरह घायल होकर बह जाता है। उसे तो मरा हुआ ही समझ लिया जाता है। और सलमा बेचारी को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो अपनी याददाश्त ही खो बैठती है। ओह, यहाँ जफर का किरदार सिर्फ एक तरफा आशिक या विलन जैसा नहीं है। उसका एक कदम, उसकी क्रूरता, उसकी हद दर्जे की क्रूरता और पावर का जो नशा होता है ना, वो दिखाता है। सही। ये बाढ़ कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं थी, ये जानबूझकर की गई तबाही थी। और यही चीज कहानी के सारे संघर्षों की जड़ बनती है। जैसे कि जैसे परिवार का बिछड़ना, सलमा का याददाश्त खोना, असलम का बाद में झूठे कत्ल के इल्जाम में फंस जाना, और इकबाल का अपने चाचा के साथ, जिसने उसी बाढ़ में अपना परिवार और एक हाथ खो दिया था, उसके साथ रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर बड़ा होना। ये सब उसी एक घटना का नतीजा है। मतलब अन्याय और किस्मत का एक अजीब सा खेल शुरू हो जाता है। और जफर क्या करता है? सलमा का क्या होता है? जफर इस अराजकता के बीच बेहोश सलमा को बचाता है और अपने आलीशान घर ले जाता है। बचाता है या कब्जा करता है? एग्जैक्टली। उसकी चालाकी देखिए। वो अपने डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर झूठे कागजात बनवाता है, सबको यकीन दिलाता है कि सलमा उसकी पत्नी है। अरे बाप रे। और फिर एक मनोचिकित्सक की सलाह का बहाना करके वो अनाथालय से एक लड़के सनी को गोद ले लेता है। सनी? हाँ, सनी। मकसद ये दिखाना है कि भाई बच्चे की मौजूदगी सलमा की सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन असल में वो सलमा को उसके अतीत की किसी भी याद से दूर रखना चाहता है। पूरी सोची समझी साजिश है ये। तो कहानी फिर काफी सालों बाद आगे बढ़ती है। हाँ, करीब 15-20 साल। 15-20 साल। और अब इकबाल, जिसे अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं, बड़ा हो गया है। बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पर वो कुलियों का सिर्फ नेता नहीं बल्कि उनका मसीहा है। हाँ, ताकतवर, दबंग, लेकिन नेक दिल। वो मजदूरों के हक के लिए लड़ता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, गरीबों का रखवाला है। उसका एक अलग ही रुतबा है वहाँ। बिल्कुल। और फिर कहानी में एंट्री होती है सनी की। ऋषि कपूर गोद लिया था। वो अब एक जोशीला, आदर्शवादी पत्रकार बन चुका है और वो कुलियों की बुरी हालत और उनके शोषण पर एक खोजी रिपोर्ट बना रहा है। इसी सिलसिले में वो स्टेशन पहुंचता है जहां इकबाल के नेतृत्व में कुलियों की हड़ताल चल रही होती है। राइट। यहीं पर कहानी एक बड़ा नाटकीय मोड़ लेती है ना। सनी हमेशा अपने टाइपराइटर केस में अपनी माँ यानी सलमा की तस्वीर रखता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो तस्वीर बहुत अहम है। हड़ताल के दौरान जो भगदड़ और झड़प होती है, उसके बाद जब इकबाल सनी का टाइपराइटर उठाता है तो उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ती है और वो एक पल में अपनी बरसों पहले बिछड़ी माँ को पहचान लेता है। एकदम।
क्या सीन है वो तस्वीर एक चिंगारी का काम करती है। इकबाल के अंदर जो अपनी माँ को वापस पाने की आग इतने सालों से दबी हुई थी, वो भड़क उठती है। तो वो क्या करता है? वो फौरन बिना कुछ सोचे समझे जफर के महलनुमा घर पहुंच जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी माँ उसे पहचान लेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, वहां से एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। सलमा, जिसकी याददाश्त तो है ही नहीं, वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है, बल्कि वो उसके दावे से घबरा जाती है। ओहो। और जफर और उसके गुंडे इकबाल को बुरी तरह पीटते हैं, उसे धमकाते हैं कि आइंदा वहां नजर ना आए। यहाँ जफर का डर साफ दिखाई देता है, मतलब उसे लगता है कि इकबाल की मौजूदगी कहीं सलमा की याददाश्त वापस न ले आए। बिल्कुल, उसका सालों का झूठ खुलने का डर उसे और ज्यादा खतरनाक बना देता है। लेकिन जफर सिर्फ धमकी देकर नहीं रुकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डर उसे और ज्यादा क्रूर बना देता है। वो अपने उसी डॉक्टर दोस्त मनोचिकित्सक से मिलता है और फैसला करता है कि सलमा को इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जाए। इलेक्ट्रिक शॉक? हाँ, मकसद ये कि उसके दिमाग से अतीत की अगर कोई धुंधली यादें बची भी हों तो वो भी पूरी तरह मिट जाएं। ये तो बहुत ही... हाँ, ये कदम जफर के चरित्र की गहराई दिखाता है। वो सिर्फ जुनून में अंधा नहीं है, वो अपने गुनाहों और झूठ के महल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका डर उसे क्रूरता की नई हदों तक ले जाता है। लेकिन इकबाल तो हार मानने वालों में से नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो समझ जाता है कि जफर कितना खतरनाक है। वो सनी को ढूंढता है, उसे पूरी सच्चाई बताता है। ये सनी के लिए बहुत बड़ा शौक होगा। हाँ, कि जिस औरत को वो अपनी माँ समझता है, वो असल में इकबाल की माँ है और जफर ने उसे धोखे से रखा हुआ है। सनी के लिए ये सुनना जाहिर है किसी झटके से कम नहीं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और इकबाल की बात पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो जफर के तौर तरीके देखता है, इकबाल के सबूतों पर गौर करता है, उसके मन में शक पैदा होने लगता है। उसे जफर के बर्ताव में कुछ गड़बड़ नजर आने लगती है। और इसी दौरान कहानी का एक और अहम धागा सामने आता है। असलम, इकबाल का पिता? हाँ, असलम, वो इतने सालों बाद जेल से रिहा होता है। उसे जेल क्यों हुई थी? उसे जफर के आदमियों ने जूली के पिता के कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसाया था। अच्छा। जेल से निकलकर उसकी भी एक ही तलाश है, अपनी पत्नी सलमा और बेटे इकबाल को ढूंढना। और उसकी मुलाकात होती है जूली से, रति अग्निहोत्री। हाँ, जूली। शुरुआत में तो जूली अपने पिता की मौत का बदला असलम से लेना चाहती है। उसे लगता है यही कातिल है। लेकिन फिर उसे सच्चाई पता चलती है। हाँ, घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा बनता है कि उसे पता चल जाता है कि असली कातिल तो जफर के लोग थे और असलम बेगुनाह है। तब वो और उसका भाई, जो कि एक डॉक्टर है, वो असलम की मदद करने का फैसला करते हैं। तो यहाँ कहानी के अलग अलग किरदार जो अब तक बिखरे हुए थे, वो एक साझा दुश्मन के खिलाफ धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे किरदारों की व्यक्तिगत लड़ाई, जैसे अपने परिवार को ढूंढना या अपने पिता के कातिलों को सजा दिलाना, ये सब एक बड़े सामाजिक मुद्दे से जुड़ जाती हैं। वो कैसे? इकबाल और सनी अपनी तहकीकात में पाते हैं कि जफर सिर्फ एक धोखेबाज पति ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े हाउसिंग और बैंकिंग घोटाले का भी सरगना है। उसने शहर के हजारों गरीब लोगों की मेहनत की कमाई हड़प ली है। तो अब लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जफर के फैलाए अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग बन जाती है। इकबाल के नेतृत्व में सारे कुली, सनी जैसा जागरूक पत्रकार, असलम और जूली जैसे जुल्म के शिकार लोग, ये सब मिलकर जफर के साम्राज्य को चुनौती देते हैं। हाँ, वो अच्छाई बनाम बुराई और एकता में शक्ति वाली थीम जो उस दौर की मसाला फिल्मों का एक अहम हिस्सा थी। एग्जैक्टली, वही थीम यहाँ मजबूती से स्थापित होती है। और फिर आता है फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा, क्लाइमैक्स। हाँ, दरगाह वाला सीन। हाँ, पूरा सीन एक दरगाह पर फिल्माया गया है, जो कहानी में एक आध्यात्मिक माहौल भी जोड़ता है। जफर और उसके गुंडे इकबाल और उसके साथियों को घेर लेते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है, एक्शन पैक्ड। और इसी दौरान गुस्से में जफर असलम पर पिस्तौल तान देता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वो चादर वाला सीन। हाँ, दरगाह से खरी चादर, जिसे मन्नत की चादर मानते हैं, वो हवा में लहराती हुई आती है और सीधे इकबाल के ऊपर गिरकर उसे ढक लेती है। जफर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां इकबाल को छू भी नहीं पाती, जैसे वो चादर कोई कवच बन गई हो। बिल्कुल, डिवाइन इंटरवेंशन। ये देखकर जफर और बौखला जाता है। वो इस बार सलमा पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इकबाल तेजी से वही चादर सलमा के आगे कर देता है और गोलियां फिर बेअसर हो जाती हैं। वो अपनी माँ की जान बचा लेता है।
मतलब ये पूरा सीक्वेंस इतना नाटकीय है, इतना जज्बाती है, दर्शक तो हिल जाते होंगे थिएटर में। बिल्कुल। दरगाह का वो पवित्र स्थान, वो चमत्कारी चादर, मतलब दैवी हस्तक्षेप या डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं, ये सब मिलकर एक बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं। क्या मैसेज? यही कि बॉलीवुड सिनेमा की उस गहरी आस्था को दिखाता है कि अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे। ये 80s की फिल्मों का एक बहुत जाना माना फिल्मी अंदाज था। लॉजिक से ज्यादा भावना और विश्वास। हाँ, दर्शकों को उम्मीद मिलती थी इससे। हाँ, उम्मीद। तो क्या यही चमत्कार सलमा की याददाश्त वापस लाता है? हाँ, मतलब कई चीजें एक साथ काम करती हैं। अपने पति और बेटे की अचानक उपस्थिति का गहरा सदमा, दरगाह का वो पवित्र और तनावपूर्ण माहौल, और शायद गोलियों से बचने का वो अविश्वसनीय दृश्य, इन सब का मिला जुला असर सलमा के दिमाग पर होता है और उसकी भूली हुई यादें वापस आ जाती हैं। फाइनली। और याददाश्त वापस आते ही वो एकदम शेरनी की तरह दहाड़ती है। वो भरी सभा में जफर के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर देती है। क्या बात है! वो बताती है कि जफर कौन है, उसने उसके साथ क्या किया, कैसे उसे इतने सालों तक धोखे में रखा, और बस उसी के साथ जफर का खेल खत्म। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और अंत में न्याय होता है। ये तो हुई फिल्म की कहानी, लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जिसने कुली को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए इतना खास बना दिया। हाँ, वो असल जिंदगी वाला कनेक्शन। हाँ, हमारे सूत्रों से पता चलता है कि फिल्म की जो मूल स्क्रिप्ट थी, असली कहानी, उसमें इस क्लाइमैक्स के बाद इकबाल की मौत हो जाती थी। सही बात है, ओरिजिनल एंडिंग दुखद थी। लेकिन जो फिल्म हमने देखी उसमें इकबाल बच जाता है, परिवार मिल जाता है और अंत सुखद होता है। ये बदलाव क्यों किया गया? यहाँ असल जिंदगी और सिनेमा का एक ऐसा संगम हुआ जो शायद ही पहले कभी हुआ हो। ये बदलाव सीधे तौर पे जुड़ा है फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ हुए जानलेवा हादसे से। हाँ, वो बैंगलोर वाला हादसा। हाँ, बैंगलोर में एक एक्शन सीन फिल्माते समय एक्टर पुनीत ईसर का एक घूंसा गलती से बच्चन जी के पेट में बहुत जोर से लग गया था। चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी आंतें फट गई और उनकी जान पर बनाई। वो कई हफ्तों तक ब्रीच कैंडी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। हाँ, मुझे याद है वो दौर पूरे देश के लिए बहुत चिंताजनक था। लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में हर जगह उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे। बिल्कुल, सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे पूरा देश एक साथ सांस रोक के खड़ा हो। बच्चन जी के प्रति लोगों का प्यार अभूतपूर्व था। और जब वो ठीक होकर लौटे, जब वो महीनों के इलाज के बाद चमत्कारी ढंग से ठीक होकर लौटे, तो वो किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं था। इसी माहौल को देखते हुए निर्देशक मनमोहन देसाई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला? उन्होंने महसूस किया कि जिस हीरो के लिए पूरे देश ने इतनी दुआएं मांगी हों, उसे पर्दे पर मरते हुए दिखाना ये दर्शकों की भावनाओं के साथ अन्याय होगा। तो उन्होंने कहानी बदल दी, मतलब कलात्मकता से समझौता किया। देखिए, इसे समझौता कहें या दर्शकों की भावनाओं का सम्मान, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मनमोहन देसाई ने तय किया कि फिल्म का अंत आशावादी होगा। इकबाल को जीवित दिखाया जाएगा। और ये फैसला सही साबित हुआ। व्यावसायिक रूप से तो बेहद सफल साबित हुआ। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोग अपने हीरो को मौत को हराकर वापस आते देख भावुक हो गए। इस बदले हुए अंत ने फिल्म को न सिर्फ भावनात्मक रूप से दर्शकों से जोड़ा, बल्कि उसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बना दिया। कमाल है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं कहता, बल्कि लोगों की भावनाओं का आईना भी बन जाता है। तो कुली की विरासत यही है। ये एक जबरदस्त मनोरंजक फिल्म तो है ही, जिसमें एक्शन, ड्रामा, संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का हिट संगीत था, सब कुछ है। लेकिन साथ ही ये अपने मुख्य कलाकार की असल जिंदगी की अविश्वसनीय लड़ाई और वापसी की कहानी से भी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। हाँ, ये अनोखा संगम इसे खास बनाता है। बिल्कुल। फिल्म का अंत परिवार के पुनर्मिलन और जफर की हार के साथ होता है, जो दर्शकों को एक संतुष्टि और खुशी का एहसास देता है। तो आज हमने कुली की कहानी की कई परतें खोली। एक बिछड़े हुए परिवार के मिलने का ड्रामा, अन्याय के खिलाफ एक आम आदमी, खैर इकबाल आम तो नहीं था, उसके संघर्ष की कहानी, और सबसे अहम, कैसे असल जिंदगी की एक दर्दनाक घटना ने सिनेमा के पर्दे पर एक कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिनेमा और समाज का रिश्ता कितना गहरा और दो तरफा हो सकता है। कैसे लोगों की भावनाएं कहानी को प्रभावित कर सकती हैं और कैसे कहानी लोगों को उम्मीद दे सकती है। कुली का बदलावा अंत शायद यही दिखाता है कि उस मुश्किल वक्त में भी लोग उम्मीद और जीत की कहानी देखना चाहते थे। और ये भारत में खोया पाया या लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूले की जो स्थायी अपील है ना, हाँ, वो तो हमेशा चलती है। हमेशा परिवार का टूटना और फिर जुड़ना, ये हमेशा से दर्शकों के दिल को छूता आया है।
कुली ने मनोरंजन के साथ साथ उम्मीद का एक शक्तिशाली संदेश दिया जो आज भी याद किया जाता है।